नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, सरकार ने जो ज़मीन रजिस्ट्री जमाबंदी को लेकर के नई कानून बनाई थी, उस कानून का उद्देश्य था जनता के बीच जो भ्रम की स्थिति या भूमाफिया हैं वो काबिज ना हो सके। लेकिन अंचल कार्यालय की लापरवाही का आरोप लगातार लग रहा है, जिस वजह से ये नियम भी फेल हो रहा है। हम आज आपको ऐसे ही एक दर्द भरी दास्तान सुनाएंगे जो ओएनजीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं बीएन झा, जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी की मेहनत की जो राशि है उसे ज़मीन में लगाया। बेनीपुर के पास उन्होंने ज़मीन खरीदी। इसके बाद वो ज़मीन भूमाफियाओं की भेंट चढ़ने वाली है या चढ़ गई। परेशान हो गए हैं। लगातार सीओ कार्यालय से लेकर के थाना एवं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए जरा अंदाज़ा लगाइए, कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन अगर उसका ज़मीन किसी भूमाफिया पर नज़र पड़ जाए और वो परेशान हो जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार पर उठता है। हम आपको मिलाते हैं और दर्द भरी सुनाते हैं जो कि ओएनजीसी में। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। आप क्या? जी, मेरा नाम वीरेंद्र नारायण झा है। मैं लालापट्टी निवासी हूँ जो कुरसो नदियामी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं ओएनजीसी में एक ग्रुप जनरल मैनेजर की हैसियत से काम करता था, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। 2009 में मैं वहाँ से रिटायर किया। उसके पहले 1994 में मैंने निहालपुर गेहूं में लगभग 1 बीघा ज़मीन खरीदी, यह सोच करके कि रिटायर होने के बाद इस पर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे समाज के उत्थान में कुछ योगदान हो और हमारा कंट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरह होगा, ताकि समाज से जो हमने पाया वो मैं उसे लौटा दूं। परंतु यहाँ की स्थिति देख करके तो मैं हतोत्साहित हो गया हूँ। 2008 तक तो वो मेरे साथ कब्जे में था, वहाँ से हमको कुछ मिलता था। 2008 में गांव में कुछ माफिया लोग, शंकर यादव, राम बाबू यादव और विभूति यादव, सुभाष यादव आदि कुछ लोग मिल करके उस ज़मीन के जो पुराने मालिक थे कपिलेश्वर सिंह, जिनकी माँ शाकंभरी देवी ने इस ज़मीन को भगवती गृह भंडार को बेचा था, जिससे मैंने ख़रीदा, उस पर उनकी नज़र पड़ी और उसको हथियाने के चक्कर में उन्होंने मेरे बटेदार को भगा दिया। कोने पर एक मंदिर बना दी और हम पर दबाव डालने लगे, या तो ज़मीन मंदिर को दे दीजिए और नहीं तो आप ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे, आपको नहीं मिलेगा। मैंने उनके दबाव में नहीं आया। उनको मैंने समझाया ये ज़मीन मैंने किसी पर्पज़ से लिया है जिसका उद्देश्य है लोगों के कल्याण के लिए कुछ संस्था बनाना, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं सका। फिर पता लगा कि उसमें कपिलेश्वर सिंह जो कि शाकंभरी देवी के बेटे हैं, इन्होंने सीलिंग में दिए हुए ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके, अपने ढंग से इंटरप्रेट करके कुछ लोगों को ये ज़मीन बेच दी। पिछले साल ये मुझे पता लग गया तो मैंने हर प्रयास किया। पुलिस में तो हम थाना में तो पिछले 10 साल में जाते जाते थक गए। वो हर बार हमें इधर से उधर घुमा देते थे। एफआईआर उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, जो लिखा वो एनसी करके लिखा, और जब बोलते थे तो हम सीओ को भेजते हैं, हम उसको भेजते हैं, हम इसको भेजते हैं, कर करा के इनका चलता ही रहा। चूँकि मैं बॉम्बे में ज़्यादातर रहता हूँ, इधर बहुत कम आता हूँ, तो ये मेरा सिलसिला बहुत लंबा चला। अंत में हार थक करके मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया, तब मैंने पिछले साल इसको कोर्ट में जा कर के न्याय के लिए आवेदन दिया, सूट फाइल किया है। अब देखते हैं मेरा क्या मिलता है। एक सवाल ये था कि आपका रजिस्टर 2 में नाम है, उस ज़मीन का जो पेपर है दाखिल खारिज किसके नाम से है, जमाबंदी किसके नाम? दाखिल खारिज सब मेरे नाम से है। रजिस्टर 2 मेरा नाम है। मेरे पास अप टू डेट 2023-24 तक का रसीद है। उसके बावजूद उन्होंने एक नकली जमाबंदी नंबर बना करके कपिलेश्वर सिंह ने उस ज़मीन को दोबारा उसको अपने नाम से वो रसीद कटवा करके उसको बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे पता लगा है कि एडीएम साहब के ऑफिस में जो तत्कालीन एडीएम थे उनको करीब कुछ लाख रुपया दे करके उन्होंने मेरे ऊपर उस ज़मीन का दाखिल खारिज जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया कि मेरा जमाबंदी नंबर कैंसिल हो जाए, जबकि मेरे पास 2023-24 तक का कटा हुआ रसीद। आपको कोई सूचना दी गई थी अंचल कार्यालय के द्वारा? नहीं, अंचल के द्वारा नहीं दी गई थी। ये एडीएम के ऑफिस से मुझे एक सूचना आई थी। एडीएम के ऑफिस में मेरे वकील गए और उन्होंने उनको कह दिया कि ये अभी केस न्यायालय में पड़ा हुआ है टाइटल सूट के अंदर में।
तो फिर आखिर इतने दिन तो आप क्यों 2009 में रिटायर किए और अभी 2024 है, इतने दिनों के अंतराल में आपने क्यों नहीं इस पर सीरियसली इस पर काम किया? हमने इस पर मैं एक पहली बात तो ये कि ज़्यादातर बॉम्बे में रहता था। यहाँ जब मैं आता था यहाँ मैंने एक वकील को रखा था जो मेरे जान पहचान के थे। उन्होंने मुझे भ्रमित कर दिया। सच्चाई यह है कि वो हमको, अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो मुझे एक्चुअली चीट करते रहे। 10 लाख से ऊपर रुपया वो हर मामले में हमसे चीट ले लिए एक तरह से, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना करके इसमें ये है उसमें ये है उसमें ऐसा करते करे। जब हमने पिछले साल जब देखा कि अब ये हद से ज़्यादा हो गया तो मैंने उनके बदले किसी दूसरे वकील को रखा और तब उन्होंने सलाह दिया कि अभी आपके पास सिवाय न्यायालय में जाने का और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो आपको कितना ज़मीन है वहाँ? लगभग 19 कट्ठा 7 धूर है। अच्छा, अभी किसके कब्जे में है? अभी तो कपिलेश्वर सिंह ने 10-12 आदमी को बेच दिया है, इसलिए उस पर किसका कब्जा है नहीं है मुझे तो कुछ। ज़मीन बेच दी गई है? हाँ, लगभग ऐसा ही। मुझे जमाबंदी किसके नाम से अभी अभी तो मेरा जमाबंदी चला है। मेरे बिना जमाबंदी का तो आप बेच नहीं सकता वो। अभी उसने नकली जमाबंदी कपिलेश्वर सिंह ने बनाया है। आपने डीसीएलआर ऑफिस में दिया कि जिससे लेकर के नहीं नकली जमाबंदी पर हो सकता है बेच दिया जाए? हाँ, हमने अभी तो कोर्ट में चले गए हैं तो इसलिए हमने डीसीआर ऑफिस में तो ये दिया नहीं है, क्योंकि लिखित रूप में मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने एक नया क्रिएट किया है जमाबंदी नंबर। अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस में आपने इसको दिया है कि ये जमाबंदी पुराना, ये जमाबंदी गलत है, इस पर आपने दिया है? नहीं, हमने नहीं दिया। अभी ज़मीन को बेचा गया है या फिर अभी जमाबंदी बदल दिया? ज़मीन को बेचा गया है। इसका तो मेरे पास उसका डुप्लीकेट जो पूरी ज़मीन बेच दी गई है? जितना मेरे पास 10 हाँ ज़्यादा ही बेच दी गई। उसमें बहुत ज़मीन था, उसमें से मेरा 19 कट्ठा भी शामिल है, वो तो बेच दी गई है। या कितना उसमें बेचा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन ज़मीन जो बिकी उसका दस्तावेज मेरे पास है, लेकिन जमाबंदी तो वहाँ जमा होता नहीं है। जिनके नाम से बेचा है वो लोग, उन लोगों की भी जमाबंदी होगी क्या उनके नाम से? ये हमको नहीं पता, क्योंकि हमको कैसे पता लगा? वो जो खरीदने वाले लोग हैं उन्होंने जमाबंदी करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं पता। वो तो कोर्ट प्रेजेंट क्या बता रहे, शो क्या करें इंटरनेट पर? मेरा तो है, मैं तो रसीद काटता हूँ तो मेरा तो है। इंटरनेट पर भी जमाबंदी किसका शो कर रहा है? उस खाता खेसरा का जमाबंदी मेरा ही शो कर रहा है, जो अभी लेटेस्ट 23 के नाम से शो कर रहा है। जी हाँ, 23-24 का जो मैंने इस पर क्यों नहीं आप रजिस्ट्री ऑफिस में एक आवेदन दिए कि जिसको आपके नाम से इसको सेल कर दिया गया? मेरे नाम से सेल नहीं किया गया, सेल उसने अपने नाम से किया, लेकिन मेरे ज़मीन का मेरा खाता खसरा नंबर डाल के सेल किया है। अब क्या करेंगे आप? अभी तो मैं न्यायालय के सामने हूँ, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं 75 साल का हूँ। न्यायालय का प्रोसेस ही बहुत लंबा चला, तब तक यदि मैं खुद ही दुनिया से चला गया तो पता नहीं क्या होगा। अब ये न्याय लेने के आशय में मेरी जो परिस्थिति हो रही है, जो असहाय हम फील कर रहे हैं, इसका तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये सब मिला जुला के मैंने देखा कि बिहार में खास करके दरभंगा में, और जगह का तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन दरभंगा में पुलिस और प्रशासन के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। वो हर काम के लिए, और चूंकि एक बार वो पैसा किसी से ले लेते हैं तो उसी चीज़ को हर हमेशा सत्य साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अभी तो मैं कहीं नहीं हूँ। तो हम बता दें, पहले भी हम ज़मीन रजिस्ट्री और ज़मीन की नई जमाबंदी नीति जो सरकार की है उस पर हम लगातार दिखाते रहे। ज़रा सोचिए कैसे हो सकता है जिसके नाम से जमाबंदी हो, रजिस्टर 2 में नाम दर्ज हो, बिना उसको सूचने के जमाबंदी बदल दिए जाते हैं। रजिस्टर 2 में भी नाम बदल, अभी इंटरनेट पर भी इनका नाम दिख रहा है, लेकिन पहले की जो नीति थी उसके तहत किसी की भी ज़मीन कोई भी बेच सकता था, ऐसा रजिस्ट्री ऑफिस भी कहती है। राजस्व को चाहिए, इसीलिए एक पर व्यक्ति परेशान होकर कोर्ट की दर ठोकरें खा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार की नई जो नीति कहती है उसके तहत इंटरनेट में जिसके नाम से जमाबंदी है वही उस ज़मीन को बेच सकता है, वही उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में देखिए जो नियम निकली है जिससे लोग कितने परेशान हैं। दूसरी बात और, लोकसभा में, दरभंगा विधानसभा में जो परिसीमन चल रहा है उस लोकसभा में इस सवाल भी उठेंगे कि आखिर प्रत्याशी यादव समुदाय से हैं, तो क्या यादव की जो वो यादव जिन पर आरोप लगा रहे हैं क्या उनको बचाने का प्रयास करेंगे? देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।